तो इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास के ट्वेल्थ क्लास के बायो के चैप्टर 3 मानव जनन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 2 और 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आपको समझा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। तो अगर वो चैप्टरवा के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ई वीडियो में हमने के चैप्टर 3 यानी मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बिना किसी झंझट के इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वृषण अंग है। वृषण क्या होता है? वृषण ये एक नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। नर का मतलब ये मनुष्य में पाया जाता है। और मनुष्य के किस पोजीशन पर? तो जो मनुष्य में जो मेल होते हैं, मेल उनका जो जांघ होता है उन जांघों के बीच में, है ना, उन जांघों के बीच में दो अंडकोश के रूप में, दो अंडकोश के रूप में क्या रहता है? स्थित रहता है ऐसे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वृषण। ये वृषण लगभग गोलाकार होता है। इसी वृषण में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी जितने भी सीमेन वगैरह बनते हैं वीर्य, उन सब का निर्माण इसी वृषण में होता है। तो वृषण क्या हो जाएगा? नर जननांग हो जाएगा, फीमेल ऑर्गन हो जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन के आंसर में क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर टिक कीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो 2 नंबर कह रहा है कि शुक्राणु को सक्रिय कौन करता है? शुक्राणु का बनता कहाँ है जी? तो टेस्टिस में बनते हैं। शुक्राणु क्या बनते हैं? टेस्टिस में। तो टेस्टिस में शुक्राणु जब बनते हैं ना, तो उनको सक्रिय भी तो करना जरूरी है जी। तो शुक्राणु को सक्रिय करने का काम करता है शुक्राशय ग्रंथि। कौन करता है? शुक्राशय ग्रंथि। तो शुक्राणु जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक ये निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे और जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले शुक्राणु को क्या करना पड़ेगा? तो सक्रिय करना पड़ेगा। और शुक्राणु को सक्रिय करने में सबसे अहम भूमिका देता है कौन? शुक्राशय। तो 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या हुई? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वीर्य में विशेष गंध किस ग्रंथि के कारण होती है? वीर्य जो होता है, वीर्य में पानी की मात्रा, वीर्य एक प्लाज्मा के रूप में होता है, चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है, समझ रहे हैं? जैसे नाक के थ्रू जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, उसी अपशिष्ट पदार्थ के एकदम एज इट इज रूप में होता है वीर्य, समझ रहे हैं? तो वीर्य में लगभग करोड़ों की संख्या में क्या होती है? स्पर्म होते हैं। और इसके साथ साथ उसका एक विशेष गंध होता है। तो विशेष गंध किस ग्रंथि के कारण होता है? वो महकता किस ग्रंथि की वजह से है? तो वीर्य में विशेष गंध होता है प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि के कारण। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि इस वीर्य में एक एंजाइम डाल देता है, जिस वजह से वीर्य में एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा बी। ऑप्शन बी सही हुई। क्वेश्चन नंबर अगला का होता है 4 नंबर कि निम्न में कौन नर का मैथुन अंग है? नर का मतलब क्या होता है? मेल। मेल का कौन मैथुन अंग है? मैथुन अंग को हम लोग बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। यह वही सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म को स्त्री की गर्भाशय में पहुंचाने का काम करता है। तो मेल में सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? अंडाशय तो फीमेल में होता है। अंडाशय किस में होते हैं? फीमेल में। और अगर बात करें शुक्राणु की, तो शुक्राणु मेल में होते हैं, बट ये सेक्स ऑर्गन नहीं होते। अगर बात करें सीसन की, तो सीसन को इंग्लिश में पेनिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेनिस। यही पेनिसवा जो है ना, पेनिस ये नहीं रहेगा, यही पेनिसवा जो है, यही पेनिस क्या करता है कि शुक्राणु को, स्त्री की योनि में इंटर कराता है, जिस वजह से निषेचन की प्रक्रिया होती है। पेनिस जो होता है ना, ये बेलनाकार शेप में होता है। इसका अग्रभाग जो होता है ना, थोड़ा नुकीला होता है, ऐसे नुकीला होता है, जिस वजह से इस अग्रभाग से क्या करता है स्पर्म, इसके बीच में एक नली होती है, इसी नली के थ्रू क्या होता है स्पर्म बाहर निकल के अंदर इंटर में मतलब योनि में प्रवेश करता है। तो यही ना सेक्स ऑर्गन है जी, यानी सीसन ही क्या है? मनुष्य का है। मनुष्य में बोले तो नर का क्या है? सेक्स ऑर्गन है, मैथुन अंग है। तो 4 नंबर क्वेश्चन के आंसर सी हो जाए सही। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है
कि एक्रोसोम क्या है। एक्रोसोम क्या है? ये अंडाणु का अग्रभाग है, तो ये गलत है। अंडाणु का जो मान लीजिए ओवम जो होता है कुछ इस शेप में होता है, तो इसका अग्रभाग जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियोटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा। तो एक्रोसोम इसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 कह रहा है, ऑप्शन 2 कि शुक्राणु का पश्च भाग। क्या होता है? शुक्राणु का पश्च भाग। तो शुक्राणु जो होता है ना, अगर बात करें शुक्राणु के स्ट्रक्चर की, तो कुछ ये इस शेप में होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 और ये लास्ट वाला 3। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको हेड पार्ट बोलते हैं, मतलब ये सिर है इसका। इसमें इसका न्यूक्लियस पदार्थ रहता है इसमें, यानी डीएनए आरएनए सब इसी में रहता है, ठीक है। और अगर बात करें मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट जो होता है ना, मिडिल पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा देता है। और लास्ट पार्ट जो होता है ना, पश्च पार्ट होता है इसका टेल। टेल माने होता है पूंछ। क्या होता है? पूंछ। शुक्राणु को आगे बढ़ने में इसका पूंछिया बहुत योगदान करता है। शुक्राणु को आगे बढ़ने में इसका पूंछिया बहुत योगदान करता है। अगर इसके पूंछिया को हम कैंची से काट देना, मान लीजिए ऐसे है करके, ठीक है, इसके पूंछिया को हम कैंची से काट दें यहाँ से, तो ये आगे घुसुक नहीं पाएगा, ठीक है। क्या नहीं करेगा? घुसुक नहीं पाएगा। तो आगे नहीं घुसकेगा तो ये ओवम से नहीं मिलेगा, और ओवम से नहीं मिलेगा तो निषेचित नहीं होगा, और निषेचित नहीं होगा तो जीव नहीं बनेंगे। ये सिस्टम है। तो एक्रोसोम आखिर है क्या? एक्रोसोम एक एंजाइम है, ना कि हार्मोन है। क्या है? एंजाइम है। अब इस शुक्राणु का जो चित्र है ना, चित्र माने चित्र, ठीक है, ये इसके आगवा ही पाया जाता है ऐसे। तो जब ये ओवम में इंटर प्रवेश करता है ना, तो यही एक्रोसोम से क्या करता है कि एंजाइम छोड़ता है, जिस वजह से अंडाणु के ऊपर जो कोरोना रेडियोटा का परत होता है, ये लेयर अंडाणु के ऊपर, सपोज डेट ये अंडाणु है, ठीक है, इसके ऊपर का जो ये परत होता है, इस परत को ये स्पर्म, ठीक है, इसके आगे वाला जो परत होता है इसको छिड़क देता है, जिस वजह से कोरोना रेडियोटा का परत टूट जाता है, और ये अंदर घुसुकते घुसुकते अंदर जाकर न्यूक्लियस में मिल जाता है और निषेचित अंडे बना देता है, और यही विकसित होकर एक जीव बनता है। यानी एक्रोसोम एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुक्राणु को गति करने में कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है बताना है आपको। तो ऐसे तो पूंछ गति करने में सहायता करता है, बट यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होता है कोशिका एक पार्ट होता है जो जल को ऑब्जर्व करता है। क्या ऑब्जर्व करता है? जल, यानी वाटर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये पानी को सुरक्षित रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इसको पावर हाउस बोला जाता है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा ये क्या करता है कि एक ग्लूकोज के अणु को बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? एक ग्लूकोज के अणु बनाता है, और इसी एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से 38 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इस एटीपी से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा बनाता है। अब बात करें एसईआर। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ। एस मतलब क्या होता है? स्मूथ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, प्लाज्मिक। आर से होता है रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एसईआर का मतलब क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका का एक पार्ट होता है, जो कोशिका के अंदर ही आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्मूथ होता है, जिस वजह से ये वसा बनाता है। क्या बनाता है? वसा। वसा माने फैट बनाने का जिम्मेवार होता है, ठीक है। अब और बात करें, मतलब एसीआर क्या करता है? वसा बनाता है। और आरईआर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर मतलब स्मूथ, एसईआर नहीं, एसईआर, एसईआर नहीं, एसईआर। तो एसईआर जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वसा को बनाता है ये, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है आरईआर, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो ये बनाता है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर ना छोटे छोटे कण होते हैं जिसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम रियलिटी में क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि शुक्राणु को गति करने में कौन सहायता देता है? तो ये क्या करता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया इसको गति करने में हेल्प करता है। क्या कि एनर्जी देता है, तो जब तक एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहेगा तब तक वो क्या गति करेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अगर 7 करें क्या अंडाणु के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? लो अभी बताया आपको हम। सपोज डेट ये है अंडाणु, ठीक है, ये
इसके ऊपर जो परत है ये वाला, इस परत को क्या बोला जाता है? तो इस परत को बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम तो शुक्राणु के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। कोरोना रेडियोटा है। अंडाणु के ऊपर की आवरण को क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन कार्य करता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। तो जब मासिक चक्र नहीं, जब प्रेग्नेंट कोई औरत होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उसके बच्चे होते हैं ना, उस समय उस बच्चे को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या कौन काम करता है जी? प्रोटेक्शन। सपोज डेट ये बच्चा तो भ्रूण में ही पलता है ना जी, तो बच्चा भ्रूण में नहीं, गर्भाशय में मान के चल सकते हैं। तो मान लीजिए क्या है, इसमें एक भाई बच्चा है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए हमारे अंदर जितनी भी अंग है ना, ऑर्गन, उन सभी ऑर्गन के ऊपर एक झिल्ली होता है, ठीक है। जैसे कोशिका के ऊपर की झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, दिमाग के ऊपर की झिल्ली को मेनिंजॉइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही उस बच्चे जो गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के ऊपर भी एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं इमियोटिक सैक। इमियोटिक सैक क्या बोलते हैं? इमियोटिक सैक। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इमियोटिक सैक। समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? इमियोटिक सैक। सैक माने होता है एक पतली झिल्ली, ठीक है। तो इस बच्चे के ऊपर ये रहता है। ये झिल्ली क्या करती है कि अंदर से जितने भी, गर्भाशय से जितने भी अपशिष्ट मटेरियल निकलते हैं, वो इनको नष्ट ना कर दें, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रोटेक्शन, मतलब ये जो बच्चा जो घर में थी, झिल्ली में था ना, इम्यूटिक सैक में, उसको क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है। तो कह रहा है कि मासिक चक्र शुरू करने में, नहीं ये गलत है, ये सही है। भ्रूण में बच्चे की सुरक्षा में प्रोजेस्टेरॉन कार्य करता है। किसमें? भ्रूण में बच्चे की सुरक्षा में। क्वेश्चन नंबर, अब बात करें अगर भ्रूण में बच्चे किस झिल्ली में बंद रहता है, तो अभी हम बताएं आपको, भ्रूण में बच्चा किस झिल्ली में बंद रहता है? तो इमियोटिक सैक में बंद रहता है। किस में रहता है? इमियोटिक सैक में बंद रहता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी सही होगा। 9 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर का है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? नर यानी मेल, तो मेल में जो हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो होती है वृषण में। किस में होती है? वृषण में। वृषण में जो हार्मोन निकलती है, वो उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या बोलते हैं जी? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये नर में वृषण में उपस्थित होता है, मतलब वृषण में बनता है मेनली, ठीक है। तो 10 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का होता है कि परिपक्व अंडाणु के शीर्ष पर टोपी नुमा क्या है? परिपक्व अंडाणु बनाते हैं हम, इसके ऊपर, ठीक है, टोपी नुमा शीर्ष क्या है? तो इसके ऊपर टोपी नुमा जो शीर्ष है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा बोलते हैं, ठीक है। तो मीसोसोम दिया है, ग्रुप कैट दिया है, एक्रोसोम दिया है, एपिसोड दिया है। नहीं, यहाँ पे ना शुक्राणु होना चाहिए था। अंडाणु की जब क्या होना चाहिए? शुक्राणु। तब रहता कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी नुमा क्या है? तब उसका सही आंसर होता है एक्रोसोम। अब मान लीजिए यहाँ पे हम शुक्राणु बना दिए, ये मान के चलते हैं, तो इसके ऊपर सिरे पर टोपी नुमा स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, मतलब यहाँ अंडाणु का जब क्या होगा? शुक्राणु होना चाहिए, ठीक है। तो 11 नंबर का, तो खैर यहाँ पे अगर शुक्राणु होगा तो ये एक्रोसोम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर कह रहे हैं कि स्त्रियों में रजो दर्शन की अवधि होती है, ठीक है। रजो दर्शन क्या होता है? रजो दर्शन को और भी नाम है इसका, ठीक है। जैसे मासिक चक्र बोल सकते हैं, या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, या शॉर्टकट में इसको MC बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी अवधि कब तक समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो मेनली ये जो रजो दर्शन का सिस्टम होता है, ये 10 से 12 वर्ष में स्टार्ट होता है, ठीक है। 10 से 12 वर्ष में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सिस्टम स्टार्ट होता है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे कम्प्लीटली निकलता है, ठीक है, होता है। तो आगे देखते हैं हम। तो ये स्टार्ट कब होता है? 10 से 12 वर्ष की उम्र में। और 10 से 12 वर्ष की उम्र के लगभग 45 से 50 वर्ष के बाद ये क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सिस्टम 45 से 50 वर्ष के बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया 28, 45, 77, 33, यानी 45 वर्ष की उम्र के बाद क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त हो जाता है। 12 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं
13 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया मादा में किस जननांग में होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है मादा के किस जननांग में होता है। योनि में नहीं होगा, गर्भाशय में नहीं होगा, फैलोपियन नलिका में होगा। क्या होगा? फैलोपियन नलिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर 14 की, तो 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैमल्स माने स्तनधारी होता है में मादा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मादा हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। मादा हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है बताना है। तो वृषण में नर हार्मोन बनते हैं, अंडाशय में क्या बनता है? मादा हार्मोन। यानी 14 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मैमल्स में यानी मादा में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में कौन द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब कि दो गुण वाला कौन होता है। तो अंडाणु एक ही गुण वाला होता है, शुक्राणु एक ही गुण वाला होता है, युग्मनज दो गुण वाला होता है। अब कैसे युग्मनज दो गुण वाला होता है आइए समझाते हैं। युग्मनज जो बनता है जाइगोट, ये मेल, ठीक है, मेल और फीमेल, शॉर्टकट में लिखते हैं एम से मेल और प्लस एफ से फीमेल, इन दोनों के युग्मक आपस में मिलते हैं। मतलब मेल का स्पर्म है ना और फीमेल का ओवम, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या चीज़? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। समझ, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जो बना है इसमें स्पर्म और ओवम के थ्रू बना है। तो स्पर्म और ओवम दो गुण वाले, दो विपरीत गुण वाले जीवों का क्या है? एक भाग है। इसलिए द्विगुणित कौन होगा इसमें? युग्मनज होगा। ठीक है, क्या होगा? युग्मनज, जाइगोट होगा। तो इसको 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गैमेट्स के निर्माण को कहते हैं। गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवम जब बनते हैं तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, क्या कि फोटोसिंथेसिस जो माध्यम है ये भोजन बनता है पेड़ पौधे के द्वारा, फोटोसिंथेसिस को बोलते हैं। गैमिटोजेनेसिस सही है। गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को गैमिटोजेनेसिस, देखिए नाम से क्लियर, गैमिट गैमिटोजेनेसिस, यानी 16 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं। तो अनुवांशिकी कूट में होता है 64। कितना होता है? 64। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो गर्भनाल क्या होता है। गर्भनाल समझाते हैं क्या होता है। देखिए इसको इंग्लिश में प्लेसेंटा बोला जाता है, गर्भनाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब हमने बताया कि आपको बच्चा जो होता है ये एक झिल्ली में बंद रहता है। किस में बंद रहता है? एक झिल्ली में। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, एक झिल्ली में बंद रहता है। तो इस झिल्ली को हम लोग इमियोटिक सैक बोलते हैं, हमने बताया। अब इस बच्चे का जो नाभि होगा ना, इस नाभि का कनेक्शन इसके जो मतलब माँ होंगी ना, माँ मतलब यहाँ पे स्त्री बोल सकते हैं, उस स्त्री के नाभि से और इस बच्चे के नाभि में क्या होगा? कनेक्शन होगा। तो इसी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ये जो धागा है ना, नली, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, यानी गर्भनाल बोलते हैं। इसी गर्भनाल के द्वारा माँ से पोषण यानी स्त्री से पोषण इस बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है गर्भनाल। तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपको अगले भी हम चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा था ये, कल आपको चौथा वीडियो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो नए चैप्टर के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी मनोबल बने रहे।